नमस्कार छात्रों, मैं परिष्कृत अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, गोविंदराव सेक्सरिया वाणिज्य महाविद्यालय, और मैं आप सभी का अपने कॉलेज के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा पाठ क्रमांक 4 है। वो है समापन की स्थिति में कंपनी के खाते, दैट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो आज की इस व्याख्यान में, लेक्चर में, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि समापन क्या होता है और कौन कौन सी विधि से समापन संभव है। सबसे पहले हम समापन क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे ही आपको पता है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व विधान द्वारा किया जाता है और इसका जो संचालन है वो सदस्यों द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी है और वो सदस्य दोनों पृथक पृथक होते हैं। जो संचालक है, जो कंपनियों का संचालन कर रहा है, या जो सदस्य है, वो अपनी इच्छा अनुसार कंपनी का समापन नहीं कर सकता है। अगर उसे कंपनी का समापन करना है तो वो उसे किसी न किसी कंपनी अधिनियम के किसी एक विधि के द्वारा ही उसे करना पड़ेगा। और अगर हम ये बोलेंगे कि भाई समापन क्या है, तो समापन कंपनियों के व्यापार को बंद करना है और बंद करने के पश्चात कंपनी की जो संपत्ति होती है उससे जो हमें धन की प्राप्ति होती है उससे हम ऋणों का क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। और ऋणों के भुगतान करने के बाद यदि कोई पैसा, कोई धन बच जाता है तो वो किसे दिया जाता है, वो अंशधारी को दिया जाता है। तो हमें समापन क्या है? समापन एक कंपनियों की व्यापार को बंद करना है, उसके संपत्ति को बेच के पूरे ऋणों का भुगतान करने की एक विधि है, वही हमारा क्या है, समापन है। अब हम अगर देखेंगे कि समापन करने की विधि क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली जो विधि है वो न्यायालय द्वारा समापन अथवा अनिवार्य समापन की परिस्थिति है, जिसको हम बोलते हैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज बाय कोर्ट और कंपल्सरी वाइंडिंग अप। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यायालय द्वारा कंपनियों का समापन किया जा रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं किन परिस्थितियों में जो न्यायालय है उसके द्वारा कंपनियों का समापन किया जाता है। तो सबसे पहली स्थिति है विशेष प्रस्ताव। तो इसमें क्या होता है, जो कंपनियां जो होती है वो विशेष प्रस्ताव पारित करती है, जिसमें वो उसका जो समापन होना है वो न्यायालय द्वारा होगा। ये तभी किया जाता है जब कंपनी को ऐसा लगता है कि उसके जो सदस्य हैं वो सही नहीं है, वो न्याय संगत नहीं है, तब उस स्थिति में, उस परिस्थिति में कंपनियां विशेष प्रस्ताव पारित करती हैं। जब हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, दूसरी स्थिति की तरफ जाते हैं, तो वैधानिक सभा और वैधानिक रिपोर्ट। कंपनियों का कहीं ना कहीं जो उसकी वैधानिक सभा है उसे बुलाना जरूरी है, और उसे या फिर उसे वैधानिक जो रिपोर्ट है उसे भेजना जरूरी है। अगर जो कंपनी है उसने ना ही वैधानिक सभा बुलाई है, ना ही उसने वैधानिक रिपोर्ट भेजा है, तो उस स्थिति में जो कंपनियों का जो समापन है वो न्यायालय द्वारा किया जाता है। जो हम तीसरी स्थिति बात कर रहे हैं वो है समामेलन, दैट इज इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी को इनकॉर्पोरेशन, समामेलन का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, लेकिन उसके 1 साल तक के कंपनी ने अपना जो व्यवसाय है, अपना बिजनेस जो है वो चालू नहीं किया है, या फिर वो उसने कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय को, अपने कंपनी को 1 साल बंद रखा है, तो उस स्थिति में भी कंपनियों का समापन न्यायालय द्वारा किया जाता है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो वो है हमारा सदस्य। जैसे ही आपको पता है कि अगर वो पब्लिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, तो उसके कम से कम सदस्य 7 होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी है तो उसके सदस्य कम से कम 2 होने चाहिए। और अगर मान लो कंपनी के सदस्य इससे कम हो जाते हैं, मतलब सार्वजनिक कंपनी में 7 से कम हो जाते हैं और प्राइवेट कंपनी में 2 से कम हो जाते हैं, तो उस स्थिति में भी कंपनियों का जो समापन है वो न्यायालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋणों का भुगतान। अगर कंपनियां अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हैं,
वो ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रहे, पूर्णतः नहीं कर पा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में भी कंपनियों द्वारा समापन न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई ऋण जाता है जिसने कंपनियों का 500 रुपए, जिस कंपनियों के पास ऋण है और वो 500 रुपए का ऋण अगर कंपनियां 3 हफ्ते के अंदर नहीं दे पाती है, तो ये हो जाता है भुगतान करने में असमर्थता कंपनियों की। दूसरी की बात करते हैं, अगर न्यायालय ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि इन ऋणों का आप भुगतान कीजिए और उस निर्णय का जो पालन है वो कंपनी नहीं कर पाती है, तो भी वो ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होती है और कंपनियों के पास ऐच्छिक वो पैसा ऋणों का भुगतान करने के लिए उनके पास धन ही नहीं है, तो वो आपको पड़ जाता है ऋणों का भुगतान। तो इस परिस्थिति में भी जो समापन होता है वो न्यायालय द्वारा होता है। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे तो न्यायालय का मत, न्यायालय ये देख रही है कि भाई कंपनियों का जो समापन करना वो कहीं ना कहीं हित में है, तो उस परिस्थिति में भी वो कंपनियों का समापन किया जाता है। हम देख रहे हैं कि अगर कंपनियां जो है वो बहुत सालों तक के ही लॉस उनको हो रहा है, हानि होते जा रही है और कहीं पर भी हम ये देख रहे हैं कि भविष्य में उनको मुनाफा नहीं होने वाला है। और तो इस परिस्थिति में भी क्या होता है, वो कंपनियां जो है न्यायालय उसका ये मत होता है कि कंपनियों का क्या कर दिया जाए, समापन कर दिया जाए। तो ये पहला जो तरीका है, पहली जो परिस्थिति है या पहली जो विधि है वो है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, न्यायालय द्वारा किया गया समापन। अब अगर हम दूसरे समापन की विधि अगर हम देखेंगे तो वो है ऐच्छिक समापन, दैट इज वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, ऐच्छिक समापन की स्थिति कौन सी होती है, जब हम बात करते हैं कि जो कंपनी के जो जीवन काल है उसके अधिनियम में जो भी जीवन काल निश्चित किया गया है और उस जीवन काल की जो अवधि है वो समाप्त हो जाती है, वो पहली परिस्थिति होती है जब कंपनियां ऐच्छिक समापन कर सकती हैं, या फिर जब कंपनियों जिस विशेष उद्देश्य के लिए निर्मित की है और उस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है तो भी वो ऐच्छिक समापन कर सकती है, या कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो उन्होंने विशेष प्रस्ताव पारित किया है जिसके कारण कंपनियां ऐच्छिक समापन कर सकती है। इस ऐच्छिक समापन में कहीं ना कहीं जो सदस्य है और लेनदार है वो अपनी इच्छा के अनुसार कंपनियों का समापन करना चाहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं न्यायालय का हस्तक्षेप वो नहीं चाहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऐच्छिक समापन। ऐच्छिक समापन भी 2 प्रकार के हैं। पहला जो प्रकार है वो सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन है और दूसरा ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन है। तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों समापन की प्रक्रिया में क्या अंतर है। जब हम बात करते हैं सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन, ये स्थिति तब होती है जब कहीं ना कहीं जो सदस्य है, जो कंपनियां हैं, वो अपनी शोधन क्षमता की घोषणा करते हैं। शोधन क्षमता की घोषणा का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं उनके वो जितना भी ऋण जाता है उनके भुगतान करने में अगर वो समर्थ हैं तो उस की जो घोषणा है, शोधन क्षमता की घोषणा है, वो अगर की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं वो सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन होगा। अगर हम उसकी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी को सभा बुला के विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। उस विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद ही कंपनियों का ऐच्छिक समापन हो सकता है। और हम जब बात करते हैं कि जब विशेष प्रस्ताव बुलाया गया और उसे पारित कर दिया गया है तो इस कंपनियों का जो समापन की प्रक्रिया है उसके लिए एक निस्तानक की समापक की नियुक्ति की जाती है और उस नियुक्ति करने के बाद उसे क्या पारिश्रमिक देना है उसकी भी निर्धारण किया जाता है। जब निस्तानक की नियुक्ति की जाती है उसके बाद जो पूरा का पूरा जो अधिकार है, पूरा का पूरा कंपनी का जो दायित्व है वो निस्तानक को हस्तांतरित किया जाता है और उसके बाद जैसे ही निस्तानक
की नियुक्ति कर दी गई है तो प्रबंधन मंडल सदस्यों का पूरा अधिकार जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद अब जो निस्तारक है वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं सभी संपत्ति को बेच के उससे धन की प्राप्ति करके ऋणदाताओं को भुगतान करता है। अगर कहीं ना कहीं जो ऋणदाताओं का भुगतान अगर पूरा कर देता है तब उस समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो निस्तारक है उसके पास अतिरिक्त धन नहीं है जिससे वो पूरी तरीके से ऋणदाताओं का वो भुगतान कर सके, तो उस समय में कहीं ना कहीं उसे भी ऋणदाताओं की सभा बुला के जो पूरा लेखा जोखा है, पूरा जो विवरण है वो उसके सामने प्रस्तुत उनको करना पड़ेगा। अब अगर मान लेते हैं कि जो समापन की प्रक्रिया है वो 1 साल से ज्यादा चलती है, तो जैसे ही 1 साल खत्म हो जाता है उसके 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं फिर से कंपनी को आम सभा बुलानी पड़ती है। और अगर मान लीजिए कि पूरी की पूरी प्रक्रिया ही ये जो पूरी समापन की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं कंपनी को 3 साल के अंदर पूरी करनी होती है। और जैसे ही ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद कंपनी को अंतिम सभा बुलानी पड़ती है और जहां पे सदस्यों को पूरा का पूरा विवरण देना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये जो विवरण है वो नेशनल लिक्विडेटर को भी भेजना पड़ता है, दैट इज राष्ट्रीय निस्तारक को भी भेजना पड़ता है, रजिस्ट्रार को भेजकर भी इसकी रजिस्ट्री करनी पड़ती है और इसका प्रॉपर रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना पड़ता है। जो दूसरे तरीका है ऐच्छिक समापन का वो है लेनदार द्वारा ऐच्छिक समापन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शोधन क्षमता की घोषणा कर दी सदस्यों ने, तो वो सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे शोधन क्षमता की घोषणा सदस्य नहीं कर रहे हैं और एक ऐसी स्थिति है जहां पे ऋणदाताओं का पूरा भुगतान नहीं किया जा सकता है, तो उस समय जो समापन किया जाता है वो लेनदार द्वारा ऐच्छिक समापन कहा जाता है। अब इस लेनदार द्वारा ऐच्छिक समापन में कहीं ना कहीं जो सदस्य हैं, जो अंशधारी हैं, वो एक प्रस्ताव पारित करते हैं और उस प्रस्ताव पारित करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सभा है वो ऋणदाताओं की सभा बुलानी पड़ती है जहां पे उनको पूरा विवरण देना पड़ता है। उस ऋणदाता की सभा बुलाने के बाद जो निस्तारक की नियुक्ति है वो अगर कंपनियों सदस्य और लेनदार ऋणधारी दोनों कर रहे हैं तो ये हमको ये याद रखना है जो निस्तारक नियुक्त होता है वो किसका होता है, ऋणधारियों का, ऋणदाताओं का जो निस्तारक है उसकी नियुक्ति की जाती है। उस निस्तारक की नियुक्ति करने के बाद पूरा का पूरा स्थिति विवरण देना पड़ता है कि कंपनी के पास कितनी संपत्ति है, कितने ऋण है और उस ऋणों का भुगतान कैसे संभव है। उसके बाद अब आपको ये याद रखना है कि जब निस्तारक की नियुक्ति हो गई है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो ऋणदाता है वो एक निरीक्षक समिति का भी गठन कर सकते हैं और उस ऋण समिति में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, 5 सदस्य हो सकते हैं। और जब पूरी प्रक्रिया समापन होने के बाद ऋणदाताओं को भुगतान मिलने के बाद कंपनियों का विघटन होने के बाद एक अंतिम सभा बुलाई जाती है। उस अंतिम सभा में अंशधारी सदस्य और ऋणदाताओं को पूरा का पूरा विवरण भेजा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही ऐच्छिक समापन में सदस्यों का ऐच्छिक समापन था उसमें भी कहीं ना कहीं जो समापन की प्रक्रिया है उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे राष्ट्रीयकृत निस्तारक को भी भेजे जाते हैं, उसकी रजिस्ट्रार भी की करता है और उसके सभी कॉपीज को हम भेजा भी जाता है। तो ये दूसरे तरीके का समापन हुआ ऐच्छिक समापन। तो ऐच्छिक समापन में 2 प्रकार हैं। जब कंपनियां सदस्य शोधन क्षमता की घोषणा कर देते हैं, शोधन क्षमता का घोषणा करने का मतलब ये है कि जो ऋणदाता है उनका पूरा का पूरा भुगतान करने की क्षमता होती है तो वो सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन कहा जाता है। अगर उस कंपनियों की शोधन क्षमता की घोषणा नहीं की जा रही है या भुगतान नहीं हो रहा है, ऋणदाताओं का पूरा भुगतान नहीं हो रहा है, तो उस समय जो समापन होता है वो
लेनदार द्वारा ऐच्छिक समापन होता है। अब हम डिस्कस करते हैं एक नए प्रकार समापन का, वो है न्यायालय के निरीक्षण के अंतर्गत समापन। अब जब कंपनी ने विशेष प्रस्ताव पारित कर दिया, वो ऐच्छिक समापन करने जा रही है, परंतु जब भी न्यायालय को लगता है कि उसका जो समापन की प्रक्रिया है उसमें निरीक्षण करना है, उस समय जो पूरा का पूरा जो समापन होता है वो न्यायालय के निरीक्षण में होता है, उसको हम न्यायालय के निरीक्षण के अंतर्गत समापन कहते हैं। यहाँ पे जब न्यायालय के अंतर्गत जो समापन निरीक्षण के अंदर जो समापन हो रहा है उसमें न्यायालय को पूर्णतः अधिकार है कि वो एक से ज्यादा निस्तारक की नियुक्ति कर सकता है। अगर न्यायालय चाहता है तो न्यायालय जो सदस्यों द्वारा नियुक्त किया गया निस्तारक है उसको हटाया भी जा सकता है, और जो ऐच्छिक समापन के जो सारे नियम है वो कहीं ना कहीं न्यायालय के निरीक्षण के अंतर्गत समापन में फॉलो किए जाते हैं। तो ये हम आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि समापन क्या होता है, फिर हमने ये देखने की कोशिश की समापन के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने यहाँ देखा समापन के 3 प्रकार होते हैं, और वो उसमें परिस्थितियां क्या होती है इसकी भी हमने चर्चा यहाँ पे की। जो हमारा अगले व्याख्यान होगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम देखेंगे जो निस्तारक है और उसका एक स्टेटमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। वो हम देखेंगे उसको कैसे बनाते हैं, उसको बनाते समय हमको क्या ध्यान में रखना है, और फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का फॉर्मेट। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।